हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मा ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, आप देख रहे हैं संपूर्ण झारखंड का ये वीडियो सीरीज। दोस्तों, आज के इस भाग पर हम देखेंगे झारखंड का इतिहास, मुगल का प्रभाव। दोस्तों, मुगल शासकों का झारखंड के इतिहास में क्या प्रभाव पड़ा, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये इस वीडियो सीरीज का चौथा भाग है। भाग 3 में दोस्तों इससे पहले हमने देखा है कि विभिन्न आक्रमणकारी जिन्होंने झारखंड पर आक्रमण किया उसका क्या प्रभाव पड़ा और उस समय यहाँ के शासक कौन थे। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मुगल का क्या प्रभाव पड़ा और दोस्तों इस समय कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, किन के बीच लड़ी गई, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे दोस्तों इस समय यहाँ पर किनका शासन चल रहा था। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो लोग दोस्तों हमारे इस वीडियो के माध्यम से आज नए जुड़े हैं उन्हें मैं याद दिला दूँ कि वर्मा ऑनलाइन अकेडमी के द्वारा प्रत्येक शनिवार शाम 6 बजे झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित यह वीडियो सीरीज प्रकाशित किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे पूर्व के वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूर्व के सभी वीडियोस देख सकेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। मुगल काल, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हुमायूं की। हुमायूं के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि 1530 से 1540 ईस्वी में मुगल अफगान का जब युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय हुमायूं जो है वो हजारीबाग तक आ पहुंचा था। तो दोस्तों हुमायूं के बारे में हम लोगों को ये जानकारी है कि 1530 से 40 ईस्वी के बीच जब मुगल अफगान युद्ध हुआ था तो उस समय हुमायूं जो है ये हजारीबाग तक आ पहुंचा था। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, 1530 से 40 ईस्वी मैंने हाईलाइट कर दिया है इन चीज़ों को, और मुगल अफगान युद्ध चल रहा था और उस समय हुमायूं जो है वो हजारीबाग तक आ पहुंचा था। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अकबर के शासनकाल में क्या क्या चीज़ यहाँ पर हुआ है, कि कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, इन सभी के बारे में। दोस्तों, अफगानों द्वारा अकबर के विरुद्ध अभियान में झारखंड क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया। जो अफगान थे दोस्तों, उन्होंने अकबर के विरुद्ध अपने युद्ध में इस क्षेत्र का इस्तेमाल किया था, झारखंड क्षेत्र का इस्तेमाल इन्होंने किया था। उसके बाद हमें क्या जानकारी है इसके बारे में कि 1585 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने शाहबाज खान को नागवंशी शासक मधुकरण शाह के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। उस समय नागवंशी शासक जो थे दोस्तों 1585 ईस्वी में, वो थे नागवंशी शासक उस समय थे मधुकरण शाह। और दोस्तों अकबर ने यहाँ पर भेजा था शाहबाज खान को इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए और उसे हराने के लिए। अब क्या होता है दोस्तों कि नागवंशी शासक मधुकरण शाह जो है इनकी हार हो गई। जो यहाँ के नागवंशी शासक थे मधुकरण शाह, इनकी हार हुई, पराजय हुई, और इन्होंने मालगुजारी देना यानी कि टैक्स देना जो है एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये टैक्स देंगे, और इस युद्ध में इनकी हार हुई थी। तो दोस्तों आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है। सबसे पहले कि अफगान के द्वारा जो है अकबर के विरुद्ध युद्ध में झारखंड क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा ये कि अकबर के शासनकाल में यहाँ के जो नागवंशी राजा थे वो कौन थे, तो मधुकरण शाह। और 1585 ईस्वी में नागवंशी शासक के विरुद्ध जो मधुकरण शाह थे, इनके विरुद्ध अकबर ने किनको भेजा था, तो शाहबाज खान को भेजा था। और ये जो युद्ध हुआ था इसमें मधुकरण शाह की पराजय हुई थी, हार हो गई थी, और इन्होंने टैक्स देना जो है स्वीकार कर लिया था, मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया था। आगे देखते हैं 1589 ईस्वी में क्या होता है। दोस्तों 1589 ईस्वी में अकबर ने राजा मान सिंह को इस बिहार और झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया। मान सिंह का अब चैप्टर यहाँ शुरू होता है, मान सिंह यहाँ आता है, और दोस्तों इसको अकबर ने क्या बनाया, मुगल सूबेदार बनाया, झारखंड और बिहार क्षेत्र का, बिहार झारखंड क्षेत्र का सूबेदार बनाया। अब उसके बाद क्या होता है कि 1590 ईस्वी में, यानी कि ठीक उसके एक साल बाद, ये जो मुगल सूबेदार मान सिंह है, इन्होंने पलामू के चेरो शासक पर आक्रमण किया। उस समय पलामू के चेरो शासक कौन थे, राजा भागवत राय। ये चेरो शासक थे दोस्तों। चेरो वंश जो है ये पलामू के इर्द गिर्द चला। तो जो मुगल सूबेदार मान सिंह हैं, इन्होंने पलामू के चेरो शासक राजा भागवत राय को हरा दिया, और उसके बाद इन्होंने इसे मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, और उसके बाद चेरो शासक ने जो है खुद को फिर से स्वतंत्र घोषित कर दिया, मुगलों से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया।
अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 1592 ईस्वी में क्या हुआ कि मुगल सूबेदार जो मानसिंह है, इन्होंने पोड़ाहाट के सिंहवंशी, पोड़ाहाट क्षेत्र का जो सिंहवंशी शासक है राजा रंजीत सिंह, इनको हराया 1592 ईस्वी में। और इनको भी मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया मुगल सूबेदार मानसिंह ने। उसके बाद क्या हुआ, 1592 ईस्वी में ही मानसिंह ने राजमहल, जो कि साहिबगंज क्षेत्र जो है, इसको बंगाल की राजधानी बना दिया। 1592 ईस्वी में क्या किया मानसिंह ने, राजमहल या साहिबगंज जिसे हम कहेंगे अभी, उसको बंगाल की राजधानी बनाया। तो बंगाल की राजधानी जो है, राजमहल को बंगाल की राजधानी किस मुगल सूबेदार ने बनाया है, तो मानसिंह ने बनाया है। मानसिंह ने बनाया है। और दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिल रहे हैं वो क्या है, 1592 ईस्वी में मुगल सूबेदार जो है वो पोड़ाहाट के नागवंशी शासक उस समय कौन थे, राजा रंजीत सिंह। तो इसको इन्होंने हराया और इनको मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर लिया। उसके बाद फिर इसी समय दोस्तों 1592 में ही मानसिंह ने राजमहल को, ये बंगाल क्षेत्र का जो है, राजधानी बनाया, राजमहल क्षेत्र को। उसके बाद होता है कि आईने अकबरी में हजारीबाग के 6 और चंपारण परगना को बिहार के सूबा के अधीन रहने का जिक्र किया गया है। आईने अकबरी में ऐसा जिक्र है कि हजारीबाग क्षेत्र का जो 6 और चंपा परगना है, ये बिहार सूबा के अंतर्गत थे, बिहार सूबा के ही अधीन थे। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों जहांगीर। अभी सबसे पहले हमने देखा है हुमायूं के बारे में, हमने पहले देखा, फिर आया अकबर। अब हम लोग देख लेते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में यहाँ के क्षेत्रीय राजवंश में कौन कौन राजा थे और इनका शासन का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों कि जहांगीर की जो आत्मकथा है तुजुके जहांगीरी, इसमें ये जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, इससे सोने की प्राप्ति के बारे में जिक्र मिलता है। यानी कि जहांगीर का जो आत्मकथा है, जो इन्होंने लिखा है अपनी आत्मकथा, जिसका नाम है तुजुके जहांगीरी, और इसमें दोस्तों छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति के बारे में जिक्र मिलता है। और साथ ही साथ शंख नदी से हीरे की प्राप्ति के बारे में भी जिक्र मिलता है। ठीक है, तो शंख नदी से हीरे की प्राप्ति का जिक्र कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है तुजुके जहांगीरी से। इसी तरह दोस्तों एक और प्रश्न आता है कि किस नदी से हीरे की प्राप्ति का जिक्र है, तो यह है शंख नदी। तो आपको ये सारा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट आता है कि मुगल सूबेदार इब्राहिम खान जो कि जहांगीर का मुगल सूबेदार है, इसने क्या किया कि शंख नदी पर अधिकार कर लिया था और ये हीरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, हीरो के लिए जो प्रसिद्ध नदी थी शंख नदी, इस पर अधिकार किसने किया था, तो इब्राहिम खान ने। ठीक है, तो कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि किस मुगल सूबेदार ने शंख नदी पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, या तो किस मुगल सूबेदार ने हीरो के लिए प्रसिद्ध शंख नदी पर अधिकार कर लिया था। तो आपको वहाँ पर आंसर इब्राहिम खान जो है उसे चुनना होगा, इब्राहिम खान। अब हम लोग देखते हैं आगे। जहांगीर के समय में ही 1615 ईस्वी में जहांगीर ने मुगल सूबेदार इब्राहिम खान को कोकरा पर अधिकार करने के लिए भेजा। कोकरा क्या है, ये झारखंड क्षेत्र के लिए ही प्रयुक्त होता था उस समय। तो दोस्तों जहांगीर ने अपने मुगल सूबेदार इब्राहिम खान को कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए भेजा। और उस समय कोकरा के शासक कौन थे, तो मधुकरण शाह के उत्तराधिकारी दुर्जन साल थे। ये मधुकरण शाह वही है दोस्तों जो अकबर के शासनकाल में, जिनका शासन चल रहा था यहाँ पर अकबर के समय में, और इनको शाहबाज खान ने हराया था। तो दोस्तों अभी जो जहांगीर के शासनकाल में कोकरा क्षेत्र के राजा कौन थे, तो दुर्जन साल थे। और ये कौन थे, तो मधुकरण शाह के ही उत्तराधिकारी थे। और इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। मधुकरण शाह ने मुगल अधीनता स्वीकार किया था, मगर दुर्जन साल ने मना कर दिया मुगल अधीनता स्वीकार करने से। उसके बाद क्या हुआ, इब्राहिम खान ने राजा दुर्जन साल को हरा दिया। इब्राहिम खान जो है मुगल सूबेदार थे और इन्होंने राजा दुर्जन साल को हराया और ग्वालियर के किले में इन्हें कैद कर लिया गया, राजा दुर्जन साल को। और ये बात है दोस्तों सन 1615 ईस्वी की। और सन 1615 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक राजा दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में कैद ही रखा गया। 1627 में क्या होता है दोस्तों, 1627 ईस्वी में हीरे की सही पहचान करने के कारण जहांगीर ने दुर्जन साल को मुक्त करा दिया। और दोस्तों शाह की इन्हें पदवी दी गई
और 6,000 रुपये सालाना की मालगुजारी की शर्त पर इनका राज्य जो है वो लौटा दिया गया। तो अब यहाँ प्रश्न बनता है दोस्तों कि किस शासक को, किस क्षेत्रीय राजवंश के शासक को मुगल अधीनता स्वीकार नहीं करने के कारण ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक कैद रखा गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राजा दुर्जनशाल को। दूसरा इसी तरह से प्रश्न बनता है दोस्तों कि किस शासक को जो है सन 1627 ईस्वी में हीरे की सही पहचान करने के कारण जहांगीर ने मुक्त कर दिया। तो इसका भी उत्तर है दुर्जनशाल। शाह की पदवी किन्हें दी जहांगीर ने? तो राजा दुर्जनशाल को। और इसी तरह दोस्तों अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि जहांगीर के शासनकाल में कोकरा के शासक कौन थे, तो आपको दोस्तों वहाँ पर आंसर करना होगा राजा दुर्जनशाल। और राजा दुर्जनशाल जो थे दोस्तों वो मधुकरण शाह के उत्तराधिकारी थे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। दोस्तों जहांगीर ने मुगल सूबेदार अफजल खान को, जहांगीर का जो मुगल सूबेदार है अफजल खान, इन्होंने पलामू के चेरो वंश के शासक अनंत राय के विरुद्ध अभियान चलाया और इसमें दोस्तों इनकी हार हुई। किनकी हार हुई? अफजल खान की जो है हार हो गई। उसके बाद आता है कि 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु हो गई। अनंत राय जो है पलामू के चेरो वंश के शासक थे। पलामू के चेरो वंश के शासक अनंत राय, इनकी मृत्यु हो गई 1612 ईस्वी में। और दोस्तों इसके खिलाफ अभियान किन्होंने चलाया था, इसके खिलाफ युद्ध किन्होंने किया था? तो मुगल सूबेदार अफजल खान, जो किसके मुगल सूबेदार थे? तो जहांगीर के। अब दोस्तों जहांगीर ने सहबल राय को बाघ से लड़ने का आदेश दिया था, जिनमें सहबल राय की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों अनंत राय की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद जो है पलामू के चेरो वंश के शासक कौन बने? तो सहबल राय बने। सहबल राय बने। और इन्होंने दोस्तों इन्होंने भी मुगल अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ कि इन्हें पकड़ लिया गया जहांगीर के आदेश पर और इनको बाघ से लड़ने का हुक्म दिया गया। और दोस्तों ये इस लड़ाई के दौरान जो है सहबल राय की मृत्यु हो गई। तो आपको कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक ने सहबल राय को बाघ से लड़ने का आदेश दिया था? तो जहांगीर ऑफकोर्स। उसके बाद आता है कि किन्हें, किस क्षेत्रीय राजा को जहांगीर ने बाघ से लड़ने का आदेश दिया था, या तो बाघ से लड़ते समय किसकी मृत्यु हो गई? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सहबल राय। उसके बाद दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु हो जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन बने? तो सहबल राय बने। दोस्तों ऐसा भी प्रश्न आता है कि अनंत राय जो है इन्होंने किस मुगल सूबेदार को हराया था? तो अफजल खान को हराया था। और अनंत राय कहाँ के शासक थे, किस वंश के थे? तो दोस्तों ये चेरो वंश के शासक थे, पलामू क्षेत्र के। अब हम लोग आगे देखते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां के समय में क्या कुछ हुआ? शाहजहां के समय पलामू का शासक कौन था दोस्तों? तो पलामू का शासक थे उस समय प्रताप राय, और ये सहबल राय के उत्तराधिकारी थे। ये सहबल राय वही है दोस्तों जिन्हें जहांगीर ने बाघ से लड़ने का हुक्म दिया था कैद करके, और इसी के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों उसके उत्तराधिकारी हैं प्रताप राय, जो शाहजहां के शासन काल में के समकालीन थे, शाहजहां के समकालीन थे। उसके बाद आता है कि शाहजहां ने शाइस्ता खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो शाहजहां ने किन्हें बिहार का सूबेदार नियुक्त किया है? तो इनका नाम है शाइस्ता खान, और इन्हें जो है पलामू के खिलाफ, पलामू के चेरो वंश के राजा के खिलाफ युद्ध के लिए भेजा। उसके बाद क्या हुआ? 1641 ईस्वी में शाइस्ता खान ने पलामू पर आक्रमण किया, और प्रताप राय जो वहाँ पर उस समय शासक थे, चेरोवंशी शासक जो प्रताप राय थे, जो कि सहबल राय के उत्तराधिकारी हैं, तो प्रताप राय ने क्या किया कि मुगल सूबेदार से संधि कर लिया, उनसे जो है दोस्ती कर ली, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वह 80,000 रुपया मालगुजारी, प्रति वर्ष जो है मालगुजारी 80,000 रुपया देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? प्रताप राय जो हैं इन्होंने ही पुराना पलामू का जो किला है इसका निर्माण कराया है। तो दोस्तों प्रश्न ऐसे बन के आता है कि पुराने पलामू किला का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा प्रताप राय। इसी तरह दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाता है कि शाहजहां के समकालीन निम्न में से कौन से क्षेत्रीय राजवंश के जो शासक हैं वो शाहजहां के समकालीन हैं, तो प्रताप राय हैं। प्रताप राय किन के उत्तराधिकारी थे? तो सहबल राय के उत्तराधिकारी थे।
और शाहजहां ने किन्हें जो है प्रताप राय के खिलाफ लड़ाई के लिए भेजा था, तो शाइस्ता खान को भेजा था। और शाइस्ता खान कौन थे, तो बिहार के मुगल सूबेदार थे। दोस्तों कितना मालगुजारी तय हुआ था, तो 80,000 रुपये सालाना की मालगुजारी तय हुई थी शाइस्ता खान और प्रताप राय के बीच में। तो दोस्तों इस तरह से कुछ प्रश्न बनकर आते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। आप पूरे वीडियो को अच्छे से देख लें, ज़रूरत पड़े तो 2 बार देख लें, ताकि जो है आपको अच्छे से हर एक पॉइंट जो है वो समझ में आ जाए। मैंने कोशिश किया है कि इसे पॉइंट वाइज आपके सामने रखूं और साथ ही साथ हर एक लिंक को मैं जोड़ता चला जाऊं, तो ताकि आपको इससे समझने में आसानी हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे। आगे आता है दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब के समय में क्या हुआ, औरंगजेब के समय में नागवंशी शासक कौन थे, तो वो रघुनाथ शाह थे और राम शाह थे। राम शाह और रघुनाथ शाह ये दोनों जो है औरंगजेब के समकालीन हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि औरंगजेब के शासनकाल में पलामू के राजा कौन थे, तो पलामू के राजा उस समय, पलामू के राजा यानी कि चेरोवंशी राजा जो थे वो कौन थे, तो मेदिनी राय थे। और इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार करने और मालगुजारी देने से मना कर दिया था। दोस्तों मेदिनी राय वही हैं जो नया पलामू का किला का निर्माण करवाए हैं। देखिए यहाँ दोस्तों, चेरोवंशी शासक मेदिनी राय, इन्होंने औरंगजेब के समकालीन थे और इन्होंने ही पलामू के नए किले का निर्माण कराया था। और ये पलामू का नया किला कहाँ, जो पुराना किला है वहीं बगल में एक पहाड़ है, वहीं पर पलामू का नया किला स्थित है। और इसका निर्माण किन्होंने करवाया है, तो पलामू के चेरोवंशी राजा मेदिनी राय ने। दोस्तों पुराना किला का निर्माण किन्होंने करवाया था, तो प्रताप राय ने, और नए किले का निर्माण करवाया था मेदिनी राय ने। ये बहुत ही प्रतापी राजा थे दोस्तों, इन्हीं के नाम पर जो है मेदिनी नगर नाम पड़ा है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न बनकर आते हैं, आइए हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न कैसे बन के आएंगे कि औरंगजेब के समय निम्न में से कौन से नागवंशी राजा जो है, नागवंशी शासक औरंगजेब के समकालीन थे। तो आपको रघुनाथ शाह या राम शाह ये दोनों में से अगर कोई ऑप्शन दिखे तो ये सही उत्तर होगा। उसके बाद इसी तरह से आता है कि औरंगजेब के शासनकाल में पलामू के राजा कौन थे, या पलामू में चेरो वंश में किनका शासन था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा राजा मेदिनी राय। और इन्होंने जो है मुगल अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, मालगुजारी भी देने से मना कर दिया था। दोस्तों चेरो वंश के शासक मेदिनी राय जो हैं, इन्होंने ही पलामू के नए किले का निर्माण कराया था। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो यहाँ पर बनकर आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो जो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, हम लोग इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, बाद में मैं आपको इसका उत्तर भी बताऊंगा। पहला प्रश्न आ रहा है कि जहांगीर द्वारा लिखित तुजुक जहांगीरी में किस नदी से हीरे की प्राप्ति के बारे में वर्णन मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या पॉइंट्स है कि तुजुक जहांगीरी जहांगीर की लिखी हुई पुस्तक है और इसमें किस नदी से हीरे प्राप्त करने के बारे में वर्णन मिलता है। तो अभी हमने डिस्कस किया है दोस्तों कि तुजुक जहांगीरी में 2 चीज़ों का वर्णन मिलता है। पहला कि सोने की प्राप्ति के बारे में, कि यहाँ पर से सोना प्राप्त होता है, और दूसरा कि एक नदी है जो कि है शंख नदी, जहाँ से हीरे की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है कौन सी नदी है, तो इसका सही उत्तर होगा शंख नदी। आगे देखते हैं, जहांगीर के शासनकाल में किस नागवंशी शासक को ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया। दोस्तों आपको ध्यान होगा 1615 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक ये कौन से नागवंशी शासक थे जिनको ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राजा दुर्जनशाल। राजा दुर्जनशाल को दोस्तों 12 सालों तक जो है 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा। ये जहांगीर के शासनकाल के समकालीन थे और दोस्तों इन्हें 12 साल तक जो है ग्वालियर किले में बंदी बनाकर रखा गया दोस्तों। और बाद में क्या हुआ, 1627 ईस्वी में इन्होंने हीरे की सही पहचान की और इन्हें जो है इससे मुक्त कर दिया गया, इनका राज्य लौटा दिया गया कुछ टैक्स के आधार पर। शाह की पदवी भी दी गई। अब यहाँ पर आता है इसी तरह का प्रश्न कि जहांगीर ने हीरे की सही पहचान करने के कारण किस नागवंशी शासक को शाह की पदवी दी। तो दोस्तों इसका भी जो उत्तर है वह है राजा दुर्जनशाल। राजा दुर्जनशाल को जहांगीर ने शाह की पदवी दी थी। अब उसके बाद आता है अफजल खान ने किस वर्ष पलामू पर आक्रमण किया था। इसका उत्तर होगा सन 1607 ईस्वी। 1607 ईस्वी में अफजल खान ने पलामू पर आक्रमण किया था। आगे देखते हैं, अफजल खान द्वारा जब 1607 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया गया तो उस समय पलामू के शासक कौन थे।
इस तरह का प्रश्न बनकर आ रहा है। दोस्तों इसका उत्तर है अनंत राय। अब आगे आता है, किस चेरो वंश के शासक की मृत्यु जहांगीर के आदेश पर एक बाघ से लड़ते समय हो गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है सहबल राय। सहबल राय। दोस्तों जहांगीर के आदेश पर इन्हें पकड़ लिया गया था और इन्होंने जो है मुगल शासक की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। और दोस्तों जहांगीर के आदेश पर इन्हें पकड़ लिया गया था और एक बाघ से लड़ते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका उत्तर जो है दोस्तों यह है सहबल राय। अब आगे क्वेश्चन आता है, किस नागवंशी शासक द्वारा अपनी राजधानी दोईसा में स्थानांतरित की गई? दोस्तों इसका उत्तर है राजा दुर्जनशाल। राजा दुर्जनशाल दोस्तों, इन्हें जहांगीर ने शाह की पदवी दी थी और दोस्तों बाद में इन्होंने अपना जो राजधानी है इसको दोईसा स्थानांतरित कर लिया था। तो इसका सही उत्तर है राजा दुर्जनशाल, इन्होंने अपनी राजधानी को दोईसा में स्थानांतरित कर लिया था। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पूर्व के वीडियोस का डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पूर्व के सारे वीडियोस के लिंक प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।